हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर का। तो सीधा सीधा चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको जो दो पीछे वाले जो लेक्चर बनाए थे मैंने, वो आपको देखने चाहिए। उसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ वो दो लेक्चर पहले देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने लिखा है व्हाट टू स्टडी। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। तो देखो, हम आज पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कोलाइडल सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के। फिर साथ में हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखने वाले। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद बीच में एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप आता है जिसको बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट, ये भी देखेंगे। ठीक है, फिर इसी लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि इसमें हम बस यही थोड़े से टॉपिक ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम देख लेंगे प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उसकी टाइप्स। तो उसके बाद एक वीडियो और आएगी, दो वीडियो और आएंगी इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपनी नोटबुक और अपना पेन निकालो और अपने कानों में हेडफोन लगा सकते हो आप, क्योंकि थोड़ी सी नॉइसेस पीछे आती हैं, तो हो सकता है मेरी आवाज़ कम आए। तो चलो इसको साफ़ करते हैं, तो फिर चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देखो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, तो अभी हम देखने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है। तो आप एक काम करो, पहले आप अपनी नोटबुक पे ये टॉपिक लिखो। ठीक है, हम स्लो स्लो चलेंगे, मैं साथ साथ सब कुछ लिखूंगा। आपको ऐसा करना है कि वीडियो लगा के, वीडियो जितने मिनट की होगी उतने ही मिनट्स में आपने पूरे नोट्स कवर कर लेने। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले वीडियो देख रहे हो उसके बाद नोट्स बना रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। वीडियो लगानी, आगे रखनी है, उसके बाद पूरे नोट्स साथ साथ कवर कर लेने में, सब कुछ साथ साथ लिखूंगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी, आज के बाद थोड़ी सी शॉर्ट्स वीडियो आएंगी। ठीक, अब देखो व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन, तो पहली ये मैंने सॉल्यूशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, आई थिंक SOLUTION होता है। ठीक है, SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहले आप देखो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो जो भी होता है उसको कोलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, कोलाइड, ये आप लिखो कि कोलाइडल सॉल्यूशन, या उसको हम कोलाइड भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो होता क्या है। ठीक, तो आप देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, पहले लिखो यहाँ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ heterogeneous mixture। heterogeneous mixture। ठीक है, आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि सस्पेंशन क्या होता है, हमने देखा था सस्पेंशन भी क्या होता है, heterogeneous mixture होता है। अब देखो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में भी लिख दिया, कुछ भी नहीं है ये। कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या है, एक किस्म का मिक्सचर ही है। सॉल्यूशन भी क्या होता है, एक किस्म का मिक्सचर ही होता है। सस्पेंशन भी एक किस्म का मिक्सचर ही होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या है, किस्म का मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक, आगे देखो, आगे क्या लिखोगे, विच अपीयर टू बी होमोजेनियस। यहां लिखो विच अपीयर टू बी होमोजेनियस। ठीक है, तो आप देखो यहां अभी मैंने लिख दिया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। लेकिन आगे लिखा है विच अपीयर टू बी होमोजेनियस, लेकिन वो दिखता कैसा है। अपीयर टू बी का मतलब होता है वो दिखता कैसा है, दिखता होमोजेनियस मिक्सचर की तरह। ठीक है, होता तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है लेकिन दिखता होमोजेनियस मिक्सचर की तरह है। और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, एक किस्म का मिक्सचर है। इतना आपको पता चल गया। आगे आगे देखो, जैसा पूरा बोर्ड यहाँ भर जाएगा आपको सब नॉलेज मिल जाएगी। ठीक, अच्छा अब देखो यहां आप एक पॉइंट ऐड करो, दूसरा ब्लू पेन से लिखते हैं। देखो ये होमोजेनियस मिक्सचर की तरह क्यों दिखता है, होता तो हेटेरोजेनियस है लेकिन होमोजेनियस की तरह क्यों दिखता है, उसके लिए आप एक पॉइंट ऐड करो, बिकॉज साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स
ठीक है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, लिखो इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू सस्पेंशन, ठीक, एज कंपेयर टू सस्पेंशन, ठीक है, एंड कैनॉट बी, एंड पार्टिकल्स cannot be seen with naked eyes, ठीक, ये पॉइंट आप लिखो, ऐड करो, ठीक है। उसके बाद आप लिखो एग्जाम्पल, अभी फिर हम सब कुछ समझते हैं। लिखो एग्जाम्पल में आता है इसमें जैसे मिल्क हो गया, मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है, एक कोलाइड होता है, या फिर ब्लड आपने देखा होगा, ठीक है, ETC, ये हमारे क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स होती हैं। तो अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ जो मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन वो दिखता कैसा है, होमोजेनियस मिक्सचर की तरह। ऐसा क्यों होता है, देखो उसको हम यहाँ एक डब्बा बना के समझते हैं। सपोज ये हमारा एक डब्बा है, तो आप मान लो कि इसमें क्या है, इसमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसको आप मान लो ये क्या है, कोलाइड है। कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड एक ही चीज़ है, तो वही मैंने लिख दिया, ये कोलाइड है। एक और डब्बा आप अगर बना लो यहाँ, तो आप बोल दो कि इसमें क्या है, एक सस्पेंशन है, ठीक, इसमें क्या है, एक सस्पेंशन है, ठीक, ये हो गया, एक सस्पेंशन है, एक में कोलाइड है। तो आप दोनों देखो, दोनों इन दोनों को देखो क्या हो रहा है यहाँ। आप देखो सस्पेंशन जो था ना, सस्पेंशन जो हमने पढ़ा था, उसमें जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि वो आंखों से दिख सकते हैं, हमें नंगी आंखों से दिखते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे अगर हम आंखों से देखें तो इसके पार्टिकल हमें दिखते हैं, तो विजिबल होते हैं, ठीक। तो आप देखो सस्पेंशन में जब जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विजिबल, तो हमें जो वाटर वाला पार्ट होता है वो अलग दिखता है और पार्टिकल वाला पार्ट अलग दिखता है। तो आप देखो यहाँ हमें दो किस्म की चीज़ें दिख रही हैं, एक वाटर वाला पार्ट दिखता है, एक पार्टिकल वाला दिखता है। तो आप बोलोगे ये तो सीधा सीधा हेट्रोजेनियस मिक्सचर ही हो गया, क्योंकि इसमें दो लेयर दिखती हैं, एक पार्टिकल्स दिखते हैं और एक वाटर दिखता है, दो अलग अलग किस्म के दिखते हैं। तो इसको तो आप बोलोगे ये तो हेट्रोजेनियस है। अब देखो ये कैसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, कौन सा, कोलाइड। तो आप देखो कोलाइड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स ये हमें दिखते नहीं है, नॉट विजिबल, विजिबल मतलब हमारी जो नेक्ड आइज है, हम ऐसे अगर आंखों से देखें तो कोलाइड के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल उसमें मिक्स किए होते हैं, देखो एक किस्म का सोल्यूशन है, तो एक इसमें सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, तो बीच में एक सॉल्वेंट होगा, उसके बीच में जो पार्टिकल मिक्स किए होंगे वो हमें आंखों से नहीं दिखते, ठीक है, आंखों से नहीं दिखते। देखो इनका साइज तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इनका साइज तो बहुत बड़ा होता है, ये आंखों से दिख जाते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि बोल देते हैं हेट्रोजेनियस है। इसमें वो पार्टिकल क्या करते हैं, आंखों से नहीं दिखते। तो आप सोचो पार्टिकल इतने बड़े हैं तो बड़े, अगर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो पार्टिकल बड़े बड़े दिखेंगे आपको, कि इसके बीच में वो जो हमारी लिक्विड की लेयर होगी उसके बीच में बड़े बड़े पार्टिकल दिखेंगे, लेकिन आंखों से नहीं दिखते। अब देखो दूर से अगर हम किसी ऐसे सॉल्यूशन को देखते हैं, जैसे मिल्क को देखें, मिल्क होता है जो दूध होता है, उसको अगर हम देखते हैं हमें तो लगता है कि पूरे का पूरा लिक्विड है, तो हमें तो यही लगा ना कि होमोजेनियस है, क्योंकि हमें ये लगा पूरे का पूरा मिल्क है जो वो क्या लिक्विड है। जैसे आप ब्लड देखो, ब्लड तो दूर से हम अगर देखें तो हमें लगता है कि पूरा लिक्विड है, तो हमें लगा अगर पूरा लिक्विड है तो इसका मतलब होमोजेनियस है। लेकिन असल में जो होता है ये क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें बड़े बड़े पार्टिकल दिखते हैं, ठीक। तो आप बोलोगे यही रीज़न होता है कि जो कोलाइड होता है उसके पार्टिकल्स थोड़े से छोटे होते हैं। देखो एक तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल तो माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखते, ठीक है, आई समझ आपको, वो तो प्योर होमोजेनियस होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं होमोजेनियस वो होता है, होमोजेनियस के पार्टिकल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखते, पार्टिकल्स अलग से जैसे बोलते हैं ना कि एक लिक्विड की लेयर है, एक सॉल्यूट की लेयर है,
तो जो सोल्यूशन होता है, हमारा सोल्यूशन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस जो चीज़ होती है उसके पार्टिकल हमें माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखते। तो अगर हमें पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं अलग से, एक लिक्विड है उसके बीच में जो पार्टिकल है अगर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं तो इसका मतलब वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेटेरोजीनियस है। तो वही रीज़न होता है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं दिखते तो नहीं, नंगी आंखों से तो नहीं दिखते, ठीक है, नंगी आंखों से तो नहीं दिखते, तो हमें लगता है कि ये क्या है, कोलाइड होमोजीनियस है। लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ये पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, ठीक है। तो अगर पार्टिकल दिखते हैं तो कैसा होगा, जैसे पानी के बीच में कोई पार्टिकल्स हैं, हमें ऐसे तो नहीं दिखते लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेंगे। तो इसका मतलब दो किस्म के पार्टिकल हैं, उसमें दो फेज हैं, एक लिक्विड वाला फेज, एक पार्टिकल वाला फेज, दो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हेटेरोजीनियस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वही लिखा है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन दिखता कैसा है, दिखता होमोजीनियस की तरह है, ठीक है। बिकॉज साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल का साइज होता है उससे इसके पार्टिकल का साइज ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। पार्टिकल का साइज ज़्यादा छोटा होता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो हमें आंखों से ही दिख जाते हैं, तो इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता कि वो माइक्रोस्कोप के नीचे भी ना दिखे, ठीक। आई समझ आपको। एंड पार्टिकल्स के नॉट बी सीन इवन विद नेक्ड आई, मतलब नेक्ड आई के साथ हम इसके पार्टिकल को नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमें जब हम देखते हैं तो हमें पूरा लगता है कि पूरे का पूरा एक ही है, तो होमोजीनियस है, इसलिए ये चीज़ होती है। तो एग्जाम्पल में आप देखो, एग्जाम्पल में आ गया मिल्क और ब्लड, ये दोनों एग्जाम्पल्स होती हैं कोलाइड की, ये दोनों कोलाइड होते हैं, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। इनमें मिल्क को अगर आप दूर से ऐसे देखोगे तो होमोजीनियस दिखेगा, लेकिन जब आप इसकी स्टडी करोगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको बड़े बड़े पार्टिकल्स, फैट्स के पार्टिकल मिल्क के बीच में सस्पेंडेड दिखेंगे, लटके हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल है, इसका मतलब क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, कोलाइड है। इसी तरह ब्लड भी होता है, ये भी कोलाइड होता है, ठीक। इतना समझ में आया आपको। यहां एक लाइन आप और ऐड करो, दीज particles can easily scatter the beam of light, ठीक है, passing through it, ठीक है, and make the path of light visible, ठीक। ये पॉइंट आपको ऐड करना है। देखो हमने पहले भी देखा था कि जो, देखो आपको ऐसे स्टडी करनी है, आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड तीनों को कंपेयर करके स्टडी करनी है, ठीक है, कंपेयर करके। तो आप देखो जब हमने सॉल्यूशन के अंदर लाइट डाली थी, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे थे कि लाइट का रास्ता नहीं दिखा था। तो कल वाली वीडियो में हमने सस्पेंशन के अंदर जब लाइट डाल के देखा था, ऐसे सस्पेंशन के अंदर क्योंकि उसके पार्टिकल बड़े थे तो उसके अंदर लाइट का रास्ता हमें दिखा था, ठीक है। इसी तरह कोलाइड जो होता है, कोलाइड का अगर हम ये डब्बा बनाएं, सपोज ये कोलाइड है, इसके अंदर भी जब हम लाइट डालेंगे, लाइट पास करेंगे, लाइट की बीम यहाँ से अंदर डालेंगे तो इसके अंदर भी लाइट का पाथ दिखता है, ठीक है, इसके अंदर भी लाइट का पाथ दिखता है। तो यहाँ से भी आप ये प्रूव कर सकते हो। देखो लाइट का पाथ कब दिखेगा, जब उसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे कि वो लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो लाइट इधर उधर फैल जाएगी, उसके ऊपर पड़ के स्कैटर हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी, ठीक है, तभी लाइट का पाथ दिखेगा। तो आप बोलोगे दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, ये आसानी से एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है, इधर उधर फैला सकते हैं लाइट को, मतलब पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि टकरा सकते हैं किसके साथ, मतलब लाइट इनके साथ टकरा के स्कैटर हो सकती है, तो हमें लाइट का रास्ता दिखता है, ठीक। पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, मतलब जो कोलाइड होते हैं उनके ऊपर भी जब हम लाइट डालते हैं तो लाइट का रास्ता हमें विजिबल हो जाता है, लाइट का रास्ता हमें दिखता है। तो इसका फोटो आपको साथ में लगा हुआ मिलेगा, तो आप देख सकते हो सोल्यूशन में, सस्पेंशन में और कोलाइड में, ठीक। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, ये सस्पेंशन है और ये हमारा कोलाइड है, ठीक। ये तीन किस्म के हमारी मिक्सचर ही है, एक किस्म के। देखो सोल्यूशन भी मिक्सचर है, कोलाइड भी मिक्सचर है, उसके बाद सस्पेंशन भी मिक्सचर है। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ
सबसे ज़्यादा छोटा साइज पार्टिकल्स का किसके अंदर होता है? तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा छोटा साइज जो पार्टिकल का होता है वो सोल्यूशन के अंदर होता है। ठीक, तो सोल्यूशन इसीलिए क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, अब देखो सबसे बड़ा पार्टिकल का साइज किसमें होता है? सबसे बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं इस सस्पेंशन के अंदर। ठीक, बड़े साइज के, क्योंकि आपको मैंने बताया था इसमें तो सीधे सीधे ही पार्टिकल दिखते हैं, और उसके सेंटर में जो मतलब सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होता है, और उन दोनों के सेंटर में जो पार्टिकल का साइज आता है मतलब सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा और सस्पेंशन से थोड़ा सा छोटा पार्टिकल्स का साइज, वो किस में आता है? वो आता है हमारा कोलाइड में। ठीक है, तो मैंने आई थिंक कल गलती में वीडियो से ये बोल दिया था कि कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन से बड़े होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी बोलने में गलती हो जाती है, तो ऐसा होता है। ठीक, सबसे छोटे पार्टिकल्स का साइज होता है सबसे छोटा सॉल्यूशन में, सबसे बड़ा सस्पेंशन में, और उन दोनों के सेंटर में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो होता है कोलाइड में। इसी वजह से सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजेनियस। ठीक है, सस्पेंशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। ये कोलाइड कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन दिखता होमोजेनियस है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक, इतना छोटा होता है कि हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा। ठीक, ये होती है चीज़। तो आप बोलोगे इसके पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो इतना होता है कि वो क्या कर सकता है कि बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर जो पड़ती है उसको स्कैटर कर सकता है, और लाइट का रास्ता कोलाइड में भी दिखता है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो आगे, देखो क्या हो रहा है। आप देखो, आपको मैं आज बता देता हूं कि ये जो हमारा प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन के ऊपर लाइट डालते हैं तो उसका रास्ता दिखता है, उस इफेक्ट को, ठीक है, ये फिनोमिना होता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक, तो आप लाइन ऐड करो, दिस क्या लिखा हुआ है यहां, इसी पॉइंट के साथ आपने ऐड करना है, दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। ठीक, टिंडाल इफेक्ट। अब देखो टिंडाल इफेक्ट क्यों बोला? टिंडाल साइंटिस्ट का नाम है किसी का, तो साइंटिस्ट के नाम से इस इफेक्ट का नाम है। ठीक, तो आप देखो कि टिंडाल इफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन में या फिर सस्पेंशन में जो पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं और लाइट का पाथ उसमें विजिबल हो जाता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो वही यहाँ लिखा है, यहाँ से द पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, मतलब इसमें भी पार्टिकल आसानी से स्कैटर कर सकते हैं लाइट को, और बीम ऑफ लाइट क्या होती है? विजिबल होती है। और इस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल या फिर सस्पेंशन पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट, इसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, बोला जा सकता है, बताओ सॉल्यूशन में टिंडाल इफेक्ट होता है? ठीक, आपको पता है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जब सॉल्यूशन या इनके पार्टिकल के साथ लाइट टकराती है तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ कहाँ होती है? देखो सॉल्यूशन में टिंडाल इफेक्ट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लाइट स्कैटर होती है? टिंडाल इफेक्ट शो होता है? नहीं, सॉल्यूशन में नहीं होता। तो सस्पेंशन में टिंडाल इफेक्ट शो होता है? होता है, कल हमने देखा था ना। टिंडाल इफेक्ट शो होने का मतलब क्या है? कि लाइट का रास्ता दिखता है, यही मतलब है। तो इसमें देखो कोलाइड में टिंडाल इफेक्ट होता है, तो यस इसमें भी होता है। सॉल्यूशन में नहीं होता है टिंडाल इफेक्ट, कोलाइड और सस्पेंशन दोनों में होता है टिंडाल इफेक्ट, तो इसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। आई समझ आपको? अब देखो टिंडाल इफेक्ट और जगह भी होता है, और जगह कहाँ कहाँ होता है? देखो आपने देखा होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि कभी कभी जो है सुबह सुबह सूरज की रोशनी किसी होल से अंदर आती है, मकान हमारा जो घर होता है उसके अंदर आती है, तो पूरा एक रास्ता दिखता है, उसका लाइट का एक पूरा रास्ता दिखता है। ठीक, मैं आपको यहाँ लगा दूंगा, फोटो आप देख सकते हो। जैसे सूरज की रोशनी किसी होल से अंदर इंटर करती है, पूरा रास्ता दिखता है और बीच में पार्टिकल्स ऐसे नाच रहे होते हैं, ऐसे नाच रहे होते हैं पार्टिकल्स। तो आप देखो वो भी टिंडाल इफेक्ट की एग्जाम्पल है, क्योंकि हवा के अंदर वो पार्टिकल्स आपको नाचते दिखते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ भी एक किस्म का कोलाइड ही बनता है। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनता है, वहाँ पार्टिकल किसके अंदर होते हैं? हवा के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह और जगह भी होता है। देखो जहाँ टिंडाल इफेक्ट और कहाँ हो सकता है मैं आपको बताऊं, जो घने जंगल होते हैं, घने जंगल, ठीक है, उनका फोटो मैं यहाँ लगा दूंगा कैसा होता है, तो वो मैं लिखवाऊंगा अभी आपको पॉइंट। घने जंगल जो होते हैं ना, उसमें जहाँ ऊपर से इतने घने होते हैं कि ऊपर से सारे जो दरख्त होते हैं उनकी जो ऊपर से
लीव्स और वो जो शाखें होती हैं उनकी टहनियाँ होती है ऊपर से ऐसे गट्ठी होकर एक छत जैसा बनाया होता है घने जंगलों में। उसमें जब सूरज की रोशनी ऊपर से पड़ती है घने जंगलों में तो उसके अंदर भी ऐसे लाइट का जो पाथ है वो ऐसे 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 दिखता है, ठीक है। तो टिंडाल इफेक्ट वहाँ भी होता है। तो वो 2 पॉइंट आप ऐड कर लो। पहला पॉइंट ऐड करो, यहाँ लिखो टिंडाल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। टिंडाल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट enters, when a fine beam of light enters, ठीक है, a room through a small hole, a room through a small hole, ठीक है। तो यहां लिखा है कि टिंडाल इफेक्ट वहां भी शो होता है। टिंडाल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड, मतलब टिंडाल इफेक्ट यहां भी ऑब्जर्व होता है व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट, फाइन बीम ऑफ लाइट का मतलब है एक पतली लाइट की बीम, ऐसे पतली लाइट की बीम इंटर करती है कहाँ, इंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, एक रूम के अंदर इंटर करती है। सूरज की रोशनी की एक छोटी किरण सुबह सुबह कभी आपने देखा होगा रूम के अंदर इंटर करती है, तो वहां भी क्या होता है, टिंडाल इफेक्ट शो होता है, ठीक है। तो और कहाँ होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है जो अंदर रूम के अंदर क्या होती है, हवा के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पार्टिकल हमें दिखते भी हैं, उन पार्टिकल के साथ लाइट टकराती है और लाइट इधर उधर फैलती है तो लाइट का रास्ता दिखता है, ठीक है, इस वजह से होता है। तो आप देखो और कहाँ होता है टिंडाल इफेक्ट, तो आप एक और लाइन लिख लो, टिंडाल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यहां लिखो टिंडाल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द, यहां लिखो व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द canopy of dense forests, यहां भी हमारा टिंडाल इफेक्ट शो होता है जो मैंने आपको बताया। देखो यहां लिखा है कि टिंडाल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी, ये वर्ड कैनोपी जो है ना, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, कैनोपी का मतलब होता है, देखो मैं आपको बता दूंगा, CANOPY, ये आप लिखो एक बार। कैनोपी का मतलब वही होता है जब बहुत ज़्यादा घने जंगलों में दरख्त की जो शाखें होती हैं ऊपर से ऐसे सारे दरख्त, एक इधर होता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, उनकी शाखें जो होती हैं ऊपर से एक छत टाइप बना लेती हैं, ठीक है, ऊपर से जंगल के ऊपर से एक छत टाइप बना लेती हैं। उसके अंदर जाओ तो लगता है ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर वही घने घने जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों का एक छत होता है, उसको बोलते हैं कैनोपी, छत को, ठीक है, वो जो छत बना लेती है उसको बोलते हैं कैनोपी, ठीक। तो आप देखो यहाँ लिखा है कि यहाँ भी टिंडाल इफेक्ट शो होता है जो मैंने अभी आपको बताया था। टिंडाल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, कैनोपी का मतलब वही छत, मतलब जब उस डेंस फॉरेस्ट के ऊपर से, उस कैनोपी से क्या होता है, सनलाइट पास होती है, सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, टिंडाल इफेक्ट हमें दिखता है, मतलब वहाँ भी हमें लाइट का पाथ शो होता है, ठीक है, उसी को टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं, वहाँ भी हमें टिंडाल इफेक्ट दिखता है। तो आपको आई होप टिंडाल इफेक्ट के बारे में ये समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ शो होता है, हमारे आसपास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट वाली एग्जांपल भी, और उसके बाद हमारे जो रूम के अंदर लाइट होती है वो भी, और उसके बाद जो हमारे सॉल्यूशंस जो हमारे मिक्सचर होते हैं उसमें सस्पेंशन और कोलाइड जो होता है उन दोनों में भी टिंडाल इफेक्ट शो होता है। तो आई होप आपको अभी ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टिंडाल इफेक्ट, ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय टिंडाल इफेक्ट। तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो कि जो पार्टिकल के साथ जब लाइट टकराती है तो लाइट का रास्ता दिखता है, लाइट का रास्ता विजिबल होता है, उसी को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट, ठीक। तो ये इतना आप देख लो पहले। तो ये था हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पार्ट था इसका। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप इसको लिख लो अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, फर्स्ट नंबर पे लिंक दी हुई है
टेलीग्राम ग्रुप की, तो उसमें मैं डायरेक्टली आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करो, कोई भी डाउट आपको आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। चलो अभी देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आप अभी देखो, हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखो, प्रॉपर्टीज का मतलब तो आपको पता ही है कि कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या खासियत होती है, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देखा था इसी तरह। तो पहली प्रॉपर्टी आप खुद लिख सकते हो, लिखो कि आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस है। तो आपको पता है हेटेरोजेनियस है, तो लिखो पहली प्रॉपर्टी कोलाइड या फिर कोलाइडल, COLLOIDAL, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक। समझ में आया आपको? कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यहाँ ऐसा लिख लो आप, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कोलाइड भी बोलते हैं, ठीक, वो आपको पता है। अब देखो दूसरा आप देख लो, साइज ऑफ पार्टिकल कितना होता है। साइज ऑफ पार्टिकल कितना होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो आप लिखोगे द साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल, ऑफ अ कोलाइड, ठीक है, कोलाइड इज टू स्मॉल, टू स्मॉल, ठीक, टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज, टू बी इंडिविजुअली, इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो क्या मतलब हो गया, पहला है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, पहली प्रॉपर्टी में आप ये लिखोगे। दूसरी प्रॉपर्टी में आप देखोगे कि इसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो टू स्मॉल होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज, मतलब इतना छोटा होता है कि वो इंडिविजुअली का मतलब होता है अलग अलग, तो अलग अलग पार्टिकल्स को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक, इतना साइज छोटा होता है। अब देखो आप थर्ड प्रॉपर्टी में आप लिखो कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, जो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा दिया है। तो लिखो कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक, आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, passing through it, ठीक है, through it, ठीक है। ये लिखो आप, एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, ये साथ में ऐड कर लो, एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ लिखा है कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ, मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे, तो बहुत छोटे होते हैं वो, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनके साथ लाइट की बीम टकरा के स्कैटर हो जाती है और हमें कोलाइडल पार्टिकल के बीच में लाइट का पाथ दिखता है, मतलब उसमें टिंडाल इफेक्ट शो होता है। तो वही यहाँ लिखा है कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, मतलब इतने बड़े इनफ होते हैं, इतने इनफ बड़े होते हैं कि वो क्या करते हैं, उसके बीच में लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है, मतलब उसके साथ लाइट टकरा के लाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक। आई समझ आपको? ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखो आप फोर्थ प्रॉपर्टी, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, लिख लो आप साथ में, डू नॉट settle down when left undisturbed, मतलब कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे नहीं बैठते जब उनको अनडिस्टर्ब रखें। दैट इज के आगे आप लिखो कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, कोलाइड
इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, ये पॉइंट इसको समझो, क्या लिखा हुआ है कि कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब जो कोलाइड होता है उसको जब हम एक जगह रख देते हैं तो उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन में हमने क्या देखा था, उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते थे, इसलिए उसको बोला था वो अनस्टेबल होता है। लेकिन कोलाइड कैसा होता है, वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते, इसलिए वो क्वाइट स्टेबल होता है, मतलब ठीक ठाक स्टेबिलिटी होती है उसमें। वही लिखा है कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। क्वाइट का मतलब पता है ना, मतलब ठीक ठाक स्टेबल होता है। सोल्यूशन जितना स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्टेबिलिटी इसमें होती है। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख दो। फिफ्थ, कोलाइडल पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, कैनॉट बी सेपरेटेड by the process of filtration। ठीक है, फिल्ट्रेशन। आगे लिखो, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन, स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन is used to separate colloidal particles, ठीक है, and is called लिखो, and is called centrifugation। सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, तो आप देखो ये जो मैंने लिखा है इसको समझते हैं। आपको मैंने बताया था फिल्ट्रेशन क्या होती है। देखो, कोलाइडल पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कोलाइडल पार्टिकल सेपरेट नहीं हो सकते। हमने देखा था सस्पेंशन में फिल्टर करके फिल्टर पेपर के ऊपर जो है उसके पार्टिकल आ जाते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन आपको 2 बार मैंने पहले समझाया है पिछले वाली वीडियोस में। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर जब हम कोलाइड को डालेंगे तो कोलाइड पार्टिकल उसके बीच में से पास हो जाएंगे, इतने छोटे होते हैं। ठीक, लेकिन इसको कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए एक अलग तरीका होता है, एक अलग प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो वही लिखा है, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट कोलाइडल पार्टिकल। एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, और उस स्पेशल टेक्निक का नाम होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ को रोटेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी, जो हमारी लस्सी होती है, लस्सी बनाते हैं हम जब दूध से, दही से लस्सी बनाते हैं तो उसको एक मशीन लगाते हैं, वो उसको घुमाती है, उसी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ठीक, ऐसे तो वही बोलते हैं कि दूध से जब क्रीम को अलग किया जाता है ना, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है एक मशीन होती है, वो उसको रोटेट करती है, चीज़ को रोटेट करती है, और रोटेशन वाली जो प्रोसेस होती है उसी को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो जब उसमें दही में हम, दही होता है ना जो दही, उसमें हम लगाते हैं ऐसे मशीन, वो वाली रोटेशन वाली, तो उसी को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो वहाँ से हमें क्या हो जाता है, दूध से क्रीम, जो हमारा बटर होता है, मक्खन होता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस, उसी को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। आगे हम और डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया ना आपको, ये था हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ये आई होप आपको सारी की सारी समझ में आई होंगी। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है आपका कि आपने टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है उसके ऊपर आपने लिखना है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। इस सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में आपने क्या करना है, 5 से 6 डिफरेंसेस लिख के वहाँ मुझे भेज देने।
ठीक है, मैं उसको चेक करूंगा, देखूंगा आपको समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, देखो वहाँ टेलीग्राम पे आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट मुझे ही सेंड कर सकते हो वो डिफरेंसेस लिख के, तभी मुझे पता चलेगा आपको समझ में आता है कि नहीं। अब देखो डिफरेंसेस में क्या क्या लिखना है, साइज ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हो कि सोल्यूशन में इतना होता है, सस्पेंशन में इतना, कोलाइड में इतना। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हो कि सोल्यूशन स्टेबल होता है, उसके बाद सस्पेंशन कैसा होता है, स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। फिर लिख सकते हो कि कौन सा हेट्रोजेनस होता है, कौन सा होमोजेनस होता है। ऐसे करके 5 से 6 डिफरेंसेस अपनी तरफ से लिख के मुझे भेज सकते हो आप। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, मुझे भेजने चाहिए, आपको भेज देना आप। ठीक, तो अभी इसको साफ करता हूँ। अभी देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल है, और साथ में एग्जाम्पल्स, तो ये फिर हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लो इसको। अभी आप देखो, हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। जैसे हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें भी वैसे ही 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन इसमें उन कंपोनेंट का नाम थोड़ा सा अलग होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। तो आप यहाँ ऐड करो कंपोनेंट्स में, तो आप लिखो द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर, लिखो द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, आर डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम आपको बताया था मैंने, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब है वो चीज़ जिससे ये कोलाइड बना हुआ है, उसको इसके कंपोनेंट बोलेंगे। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है या फिर कोलाइड होता है, उसके क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। अब देखो ये कुछ भी नहीं है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम क्या है। सपोज हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें सपोज यहाँ एक लिक्विड पार्ट है, देखो एक लिक्विड पार्ट है, ये हमारा लिक्विड पार्ट है। इस लिक्विड पार्ट के बीच में कोई सॉलिड पार्टिकल्स जैसे होते हैं, वो यहाँ सस्पेंड है। सस्पेंड का मतलब होता है यहाँ उसके बीच में लटके हुए हैं, ठीक है, पार्टिकल लटके हुए हैं। तो आप देखो जो सॉल्यूट का काम यहाँ करेगा उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस, और जो सॉल्वेंट का काम करेगा उसको बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जिसके अंदर जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम, और जो कम क्वांटिटी में उसके अंदर पार्टिकल लटके होंगे सॉल्यूट जैसा, तो उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। तो क्या बोलोगे, 2 कंपोनेंट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम। आगे आप लाइन ऐड करो, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, लिखो यहाँ द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, ठीक है, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट आर द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, आर the dispersed particles, ठीक है, in a colloid form dispersed phase, ठीक, समझ में आई आपको। अच्छा देखो मैं अभी समझाऊंगा, एक पॉइंट आप और लिख लो। पॉइंट ये है दूसरा, इसमें दूसरा पॉइंट ऐड करो, दैट कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड, द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, या फिर इसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम भी बोलते हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक। अब देखो इसको समझो, मैंने आपको बताया
कि जो कोलाइड के अंदर सल्यूट जैसा पार्ट होता है, जो सल्यूट जैसा मतलब जो पार्टिकल किसी लिक्विड के अंदर लटके हुए होते हैं, मतलब सस्पेंडेड होते हैं, सस्पेंडेड का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेस। और जिसके अंदर वो लटके हुए होते हैं, जिसके अंदर वो सस्पेंड होते हैं, मतलब वो क्या होता है, वो सॉल्वेंट लाइक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो वही यहाँ मैंने लिखा है कि द सल्यूट लाइक कंपोनेंट, मतलब जो कोलाइड का सल्यूट जैसा कंपोनेंट होता है। देखो कंपोनेंट आपको पता है, सल्यूट भी आपको पता है, ठीक है, जो सल्यूट जैसा कंपोनेंट होता है कोलाइड का, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड, मतलब जो पार्टिकल वहां डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है, मैं बताता हूं आपको, रुकना एक मिनट। डिस्पर्स का मतलब होता है फैले हुए, ठीक है, स्प्रेड हुए जो होते हैं ना, वही मतलब होता है। क्या लिखा है, यहां लिखा है सल्यूट लाइक कंपोनेंट। जो सल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है, सीधा सीधा आप उसको बोल सकते हो, जो सल्यूट जैसा कंपोनेंट होता है उसको डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। लेकिन यहां आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं द सल्यूट लाइक कंपोनेंट या फिर डिस्पर्स्ड पार्टिकल। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का मतलब है जो वहां उस सॉल्यूशन, उस कोलाइड के अंदर जो फैले हुए होंगे पार्टिकल, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड का मतलब आप बोल सकते हो स्प्रेड हुए, फैले हुए, ठीक है। इन अ कोलाइड मतलब लिखा है डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड, मतलब एक कोलाइड के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स फैले हुए होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेस। वो क्या बनाते हैं, डिस्पर्स्ड फेस, ठीक। तो सिंपल वर्ड में आप इतना याद रख लो कि जो कोलाइड का जो सल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है, सल्यूट लाइक कंपोनेंट का मतलब है कि जो कंपोनेंट जो होता है थोड़ी कम होता है, मतलब उसके अंदर जैसे लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, कम पार्टिकल उसके वहां डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब स्प्रेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस सल्यूट लाइक कंपोनेंट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, ठीक। और दूसरा है द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड, वो कंपोनेंट जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस सस्पेंड है। देखो वो कंपोनेंट, ठीक है, देखो आपको अगर समझ में आया ना कि डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है। डिस्पर्स्ड फेस होता है जैसे सल्यूट लाइक, सपोज इतना बड़ा एक डब्बा है कोलाइड का, उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में एक सॉल्वेंट होगा, ठीक, उसके अंदर पार्टिकल जो होंगे वो फैले होंगे, पार्टिकल होंगे फैले होंगे, उसको बोलेंगे वो सल्यूट लाइक पार्टिकल्स हैं। और वो सल्यूट लाइक पार्टिकल्स को कोलाइड में क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस। और जिसके अंदर वो डिस्पर्स्ड फेस फैला हुआ है, किसके अंदर, उस पूरे बर्तन के अंदर डिस्पर्स्ड फेस जो फैला हुआ है, उस पूरे बर्तन के अंदर बाकी वाला जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो आप बोलोगे डिस्पर्शन मीडियम तो पूरा हो गया, उसके अंदर क्या फैला हुआ है, डिस्पर्स्ड फेस। तो आप बोल सकते हो डिस्पर्शन मीडियम कैसा है, सॉल्वेंट जैसा काम करता है, और डिस्पर्स्ड फेस कैसा है, डिस्पर्स्ड फेस जो है वो कैसा है, सल्यूट जैसा काम करता है, बस और कुछ नहीं है। तो वही लिखा है कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड, मतलब वो कंपोनेंट जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस जो है वो सस्पेंड है। जैसे मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई। सपोज इस पूरे के अंदर क्या हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो इसके बीच में कुछ पार्टिकल्स हैं जो फैले हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ये जो पार्टिकल्स हैं जो इस पूरे के अंदर फैले हुए हैं, ठीक है, पूरे के अंदर सस्पेंड हुए हैं, लटके हुए पड़े हुए हैं, इन पार्टिकल को यहां बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस। और जिसके अंदर फैले हुए हैं, वो पूरा वाला जो पार्ट जिसके अंदर ये पार्टिकल फैले हैं, उसको बोलेंगे क्या, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, उसको बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम, दैट्स इट, इतना ही है। तो वही लिखा है द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड, मतलब वो कंपोनेंट जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस जो है वो सस्पेंड है, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, या फिर उसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम भी बोल सकते हैं। तो यही दो कंपोनेंट होते हैं हमारे कोलाइड के, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम, बिल्कुल सिंपल। अब देखो एक लाइन आप और ऐड करो, फिर हमारा कोलाइड वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। लाइन हमारी ये है कि देखो आप, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड, देखो कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन होती है, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium ठीक है। अच्छा, दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस, यहां लिख लो, दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस।
ठीक है, ये पॉइंट आप देखो, आपको समझ में आया। लिखा है कोलाइड्स आर क्लासिफाइड, कोलाइड को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस इन डिस्पर्शन मीडियम। मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम की क्या स्टेट है। स्टेट का मतलब है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। आपने पढ़ा था ना स्टेट्स ऑफ मैटर पीछे वाले चैप्टर में, वही स्टेट का मतलब है कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट के ऊपर हम अगर बोलें, उसकी स्टेट को देखें, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस की स्टेट को देख के जो कोलाइड होता है उसकी क्लासिफिकेशन होती है, उसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो इस बेस पे कोलाइड कैसे कैसे हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस कोलाइड भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था सॉल्यूशन सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। अब देखो इसके लिए इसकी एग्जाम्पल्स जो है बुक में एक टेबल में दी हुई है। ठीक, ये जो मैंने बोला ना कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर डिपेंड करके कोलाइड की क्लासिफिकेशन की जाती है। कोलाइड बहुत किस्म के होते हैं, मतलब कभी ऐसा होगा डिस्पर्स्ड फेस जो होगा वो लिक्विड होगा, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा। कभी कभी डिस्पर्स्ड फेस गैस होगा, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होगा। ऐसे डिफरेंट टाइप बना के एक टेबल बना के आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ उसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, आप अपनी बुक पे देख सकते हो। मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ से जाता हूँ सीधा वो वाला टेबल, वहाँ से फोटो लेता हूँ उसका और स्क्रीन पे लेके जाके आपको उसकी एग्जांपल समझाता हूँ। तो यहाँ हमारा फिर क्या होगा, कोलाइड वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इतना ही हमें कोलाइड में पढ़ना था। वो जो एग्जांपल्स हैं आप स्क्रीन पे अभी देखोगे। ठीक है, तो अभी देखो हम देख रहे हैं एग्जांपल्स। यहाँ लिखा है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की कुछ कॉमन एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्पर्स्ड फेस, यहाँ लिखा हुआ है डिस्पर्शन मीडियम, इसके ऊपर डिपेंड करके कोलाइड की बहुत सारी जो होती हैं एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, आपकी बुक से ही लिया हुआ है ये पेज। तो आप देखो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम तो आपको बता दिया था मैंने। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर डिस्पर्स्ड फेस, यहाँ पहले में देखो, अगर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम गैस हो तो उस टाइम जो कोलाइड बनता है उसको बोलते हैं एरोसोल, ये याद रखना। और इसकी एग्जांपल होती हैं जैसे फॉग हो गई, क्लाउड्स हो गए, मिस्ट हो गई। फॉग और क्लाउड्स तो आपको पता है, मिस्ट भी ऐसी ही क्लाउड और फॉग की तरह होती है। ज़मीन के थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये ज़मीन है, इसके थोड़ा सा ऊपर ऐसी धुंध सी होती है, इसको बोलते हैं मिस्ट। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल होती है, ये आपको याद रखना है। तो अगर डिस्पर्स्ड फेस हमारा सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम हमारा गैस हो तो उस टाइम भी जो बनता है टाइप ऑफ कोलाइड जो बनता है उसको भी एरोसोल बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल आती है स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, ऑटोमोबाइल के पीछे जो पाइप होती है वहाँ से जो धुआं निकलता है वो वाला। ठीक, उसके बाद तीसरा है अगर डिस्पर्स्ड फेस गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम या फिर जिसको डिस्पर्सिंग मीडियम भी बोलते हैं वो लिक्विड हो तो उस टाइम बनता है जो टाइप ऑफ कोलाइड बनता है उसको बोलते हैं फोम। और फोम की एग्जांपल आती है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम आपने देखी होगी, इसमें एक लिक्विड होता है और उसके बीच में थोड़ी थोड़ी गैस टाइप होती है, तो ये इसकी एग्जांपल होती है शेविंग क्रीम, ये आपको याद रखनी है। अब देखो अगर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो, दोनों हो, तो इस टाइम बनता है इमल्शन। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है इमल्शन क्या होता है। तो इमल्शन होता है जब कोलाइड में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो, तो उस टाइम जो टाइप ऑफ कोलाइड होता है उसको इमल्शन बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल होती है मिल्क और फेस क्रीम। ठीक है, फेस क्रीम और मिल्क जो है वो डिस्पर्शन की एग्जांपल होती है। उसके बाद देखो अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड हो, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो, तो इस टाइम जो बनता है उसको सोल बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। ठीक है, ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है वो, और मड जो होती है वो सोल की एग्जांपल होती है। इसमें डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड होता है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता है। उसके बाद देखो अगर डिस्पर्स्ड फेस गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो तो उस टाइम जो बनता है कोलाइड की टाइप वो फोम बोलते हैं उसको। तो इसमें फोम आ जाता है, रबर आ जाता है, स्पंज आ जाता है और प्यूमाइस आ जाता है। फोम तो आपको पता है, रबर भी पता है, स्पंज भी पता है। स्पंज बोलते हैं जैसे गद्दी जो होती है। और प्यूमाइस कैसा होता है, प्यूमाइस एक स्टोन होता है एक किस्म का, ऐसा होता है प्यूमाइस। ये होता है प्यूमाइस। ठीक, ये किस्म का स्टोन होता है। तो ये भी एग्जांपल होती है कोलाइड की जिसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है गैस और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है सॉलिड। ठीक है, उसके बाद देखो जब डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड होगा, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा, तो उस टाइम जो कोलाइड बनता है उसको बोलते हैं जेल। ठीक है, तो जेल बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल आती है जेली, जैसे जेली टॉफ़ी आपने खाई होगी, चीज़ हो गया, पनीर हो गया और बटर हो गया, तो ये इसकी एग्जांपल आती है। उसके बाद देखो जब सॉलिड और सॉलिड होते हैं दोनों, मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों सॉलिड होते हैं, तो उस टाइम जो बनता है कोलाइड उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। और इसकी एग्जांपल आती है कलर्ड जेम स्टोन और मिल्की ग्लास। अब देखो कलर्ड जेम स्टोन कैसा होता है, ऐसा, ये कलर्ड जेम स्टोन है। ठीक है,
कलर का जेमस्टोन का मतलब होता है एक बहुत प्रीशियस कीमती पत्थर, तो ये कलर्ड वाले जेमस्टोन है, ये उसकी एग्जांपल है। और मिल्की ग्लास ऐसा होता है, ऐसा मतलब ग्लास होता है मिल्क कलर का, तो इसको बोलते हैं मिल्की ग्लास। तो ये भी एक किस्म का कोलाइड है, इसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो यही एग्जांपल्स थी कोलाइड्स की। तो अभी हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखो हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक। तो देखो पहले आप लिखो फिजिकल चेंजेस के बारे में, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। पहले देखो आपको पता है चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज का मतलब है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना, ठीक है, उसको बोलते हैं चेंज। तो पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ये एक टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो फिजिकल चेंजेस की पहले आप डेफिनेशन लिखो दोज चेंजेस, ठीक है, दोज चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, दोज चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज, ऑफ द substances change, ठीक है, बट नो न्यू substances आर फॉर्म्ड, लिखो बट नो न्यू substances आर फॉर्म्ड, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। देखो बहुत आसान चीज़ है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको सब समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि दो किस्म की चेंजेस होती हैं, एक चेंज होती है फिजिकल चेंज, एक होती है केमिकल चेंज। तो पहले मैंने यहाँ लिखा है कि फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख दी है, ठीक, आप इसको जल्दी से नोट करो। तो लिखा है दोज चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, मतलब ऐसी चेंजेस, ऐसी तब्दीलियाँ, ऐसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी चीज़ की चेंज होती हैं, ऐसी चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक, आई समझ। और केमिकल चेंजेस जो होती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। केमिकल चेंजेस ऐसी चेंजेस होती हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, कुछ अलग ही बन जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक। तो पहले आप क्या करो, फिजिकल चेंजेस को अच्छे से समझो, इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद केमिकल चेंजेस पे चलेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे दोज चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, ऐसी चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी सब्सटेंस की चेंज हो, बट नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ये वाला ध्यान रखना पॉइंट, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, ठीक है, कोई भी नई चीज़ ना बने, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टीज चेंज हो, कौन सी, फिजिकल। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जैसे स्टेट हो गया, कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, स्टेट, कलर, हार्डनेस, ठीक है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको बताया था पिछले वाले चैप्टर में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी चीज़ की, कोई चीज़ कितनी सख्त है, उसकी स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब है सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कितना हार्ड है, कितनी डेंसिटी कितनी है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसी चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए, मतलब सिर्फ इसमें चेंज आए, स्टेट में चेंज आए, कलर में चेंज आए, हार्डनेस में या डेंसिटी में या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आए, ऐसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस, ठीक, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अब देखो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, पहले हम सीधा सीधा इसकी एग्जांपल लिखते हैं। तो आप लिखो एग्जांपल्स फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल्स लिखो, ठीक। तो एग्जांपल्स में आप लिखोगे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। उसके बाद लिखो दूसरी फ्रीजिंग ऑफ
वाटर टू फॉर्म आइस। देखो मैं इसी से आपको समझा देता हूँ कि फिजिकल चेंज क्या होता है। देखो हमारे पास बर्फ है, यहाँ हमारे पास बर्फ है, ये आइस है। इसको अगर हम मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो क्या बनेगा आपको पता है, यहाँ से बनेगा वाटर, पानी बनेगा। ठीक, अब देखो जब आइस बनी हुई थी ये भी तो एक्चुअल में पानी ही है, ठीक है, और वाटर वो भी क्या है, पानी ही है। तो आइस से हमने पानी बनाया तो कुछ नई चीज़ नहीं बनाई, कुछ नई चीज़ नहीं बनाई, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, सिर्फ इसकी स्टेट चेंज की है। ये सॉलिड था, ये लिक्विड बन गया। ठीक, सॉलिड था, लिक्विड बन गया, तो कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुई। स्टेट कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है वहाँ वो कौन सी चेंज होती है, फिजिकल चेंज। तो आप देखो जब हमने आइस से पानी बनाया तो कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब आइस भी पानी ही है, वाटर भी पानी है, दोनों पानी ही है। तो पानी कुछ नया कुछ नहीं बना ना, आइस से पानी, पानी से बर्फ एक ही चीज़ है, दोनों पानी है। तो इसका मतलब ये कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज। अब देखो अगर मैं पानी से बर्फ बना दूं, ठीक है, पानी से बर्फ बनाने को आपको बताया था क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, फ्रीज करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, है ना। तो आप देखो पानी से बर्फ बनाओ एक ही बात है, बर्फ बनाओगे तब भी पानी, पानी ये तब भी पानी, कुछ नया नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है। जैसे आप केमिकल चेंज पढ़ोगे, केमिकल चेंज की एग्जांपल्स, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। ठीक, और एग्जांपल देखो आप, जैसे थर्ड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर के बाद कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक, और उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ आयरन, ठीक है, उसके बाद आप लिखो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, और एक लिखो, एक लिख दो एग्जांपल और, जिसका नाम है ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक, आप देखो ये जो सारी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। जैसे देखो, जैसे हम देखो मेल्टिंग ऑफ आइस देख रहे हैं, तो बर्फ़ को पिघलाओ पानी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी को जमाओ तो बर्फ़ बन जाती है। कोई नई चीज़ तो नहीं बनी ना, ऐसा नहीं होगा पानी से नमक बन गया, ऐसा नहीं होगा, नई चीज़ नहीं बनी। तो इसका मतलब कौन सी चेंज है, बर्फ़ को पिघलाना फिजिकल चेंज, बर्फ़ का जमाना फिजिकल, मतलब पानी को जमा के बर्फ़ बनाना कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज है। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है इसमें सिर्फ स्टेट चेंज होती है और कुछ नहीं। जैसे देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, पानी को बॉयल कर दो, बॉयल करने का मतलब होता है पानी को किस में कन्वर्ट कर दो, भाप में। तो भाप को भी तो हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो पानी जो है वो भी क्या है, पानी है, और जो भाप बनाया हमने वो भी पानी है, दोनों पानी है, कुछ नया नहीं बना। पानी को बॉयल करो भाप बन जाएगा, वो भी पानी है किस्म का। तो वही लिखा है बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक, पानी को भाप बना दो, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। इसमें क्या चेंज हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुई। वाटर क्या था, लिक्विड था, और भाप क्या चीज़ है, गैस है, तो लिक्विड से गैस चेंज हुआ, तो यहाँ भी क्या हुई, स्टेट चेंज। इसी तरह कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का मतलब भी भाप होता है, वेपर, स्टीम का मतलब वेपर ही होता है। तो स्टीम की कंडेंसेशन कर दो, आपको बताया था कंडेंसेशन क्या होती है पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो स्टीम की कंडेंसेशन करने का मतलब है स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट कर दो, तो कोई नई चीज़ नहीं बनी है। इसी तरह ब्रेकिंग ऑफ आयरन, जो लोहा होता है ना, लोहे का इतना बड़ा पीस लो, उसको बीच में से काट दो, क्या होगा, कुछ नहीं। जो काट के बनेंगे दो पीस, वो भी किसके बनेंगे, लोहे के ही बनेंगे, वो भी लोहा, ये भी लोहा, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा कट लग गया, लेकिन है तो लोहा ही ना, कुछ नया नहीं बना है, ठीक। तो ये भी कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शीशा होता है ना, शीशा, उसको तोड़ दो, शीशा तोड़ दो, लेकिन जो टूट के पीस गिरे वो भी किसके, वो भी शीशे के ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नया नहीं बना, तो ये भी कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज। इसके बाद है ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी जो ग्लोइंग होती है, जब ग्लो करता है, तो वो भी एक फिजिकल चेंज होती है। कैसे, देखो उसके बीच में करंट जाता है, तो उसका जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है, ठीक है, ग्लो करता है, तो बस कुछ नहीं होता, उसमें जलता रहता है। जब करंट हटा दो तो वो ग्लो करना बंद कर देता है, फिर लगाओ फिर जल जाता है, कुछ नया नहीं प्रोड्यूस होता वहाँ से। मतलब वही लिखा है कि ऐसी चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, मतलब ऊपर ऊपर से चीज़ चेंज हो, उसमें कुछ नया सब्सटेंस ना बने, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड,
कोई नया सब्सटेंस ना बने, ऐसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो आप देखो जो फिजिकल चेंजेस होती है ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड आर इजिली रिवर्सिबल। यहाँ आप एक पॉइंट लिखो कि जो फिजिकल चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंजेस, ठीक है, आर टेम्परेरी होती हैं एंड आर इजिली रिवर्सिबल, इजिली रिवर्सिबल, आसानी से रिवर्सिबल हो जाती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ कोई चीज़ चेंज हो रही है तो यहाँ से यहाँ भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो मैं बात करूँ, जब हम आयरन का एक पीस तोड़ेंगे, लोहे का एक पीस तोड़ेंगे, तो फिर से उसको जोड़ सकते हैं वेल्डिंग करके, बस हो गया, जैसी थी पहली वैसी बन गई। तो आप बोलोगे फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं और आसानी से रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से काट दूँ, फिर से मैं अल्फी लगाऊंगा, इस पे जुड़ जाएगा, तो रिवर्स हो गया, तो रिवर्सिबल होती हैं। ठीक, तो ये होती हैं हमारी फिजिकल चेंजेस। अब भी जैसा ही मैं केमिकल चेंजेस आपको समझाऊंगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अभी मैं इसको साफ करता हूँ, आप लिख लो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं केमिकल चेंजेस। देखो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन। ये तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन लिखी है, तो आप लिखो दूसरी डेफिनेशन, यहाँ आपको सही से समझ आएगा कंपेयर करके। दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है, आर कॉल्ड क्या लिखूं, आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, दैट्स इट, आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। मतलब ऐसी चेंजेस जहां अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो नई चीज़ बन रही है। ठीक है, कुछ और ही नया ही बन रहा है, तो ऐसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। तो आप देखो यहाँ लिखा है दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जिसमें क्या हो, न्यू सब्सटेंसेस बने। इसमें क्या लिखा था, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कोई नई चीज़ नहीं बनती है, वही रहती है। ठीक, चाहे उसको तोड़ो जो करो रहेगी वही। तो इसमें क्या होगा, नई चीज़ बनेगी, तो इसको बोलेंगे न्यू सब्सटेंसेस यहाँ बनती है, तो ऐसी चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अब देखो आप एग्जांपल से समझोगे इसको, तो एग्जांपल्स में आप ऐड करो यहाँ एग्जांपल्स में आप ये ऐड करो। पहली एग्जांपल आप ऐड करो, बर्निंग ऑफ अ पेपर, यहां मैं लिख देता हूं बर्निंग ऑफ अ पेपर, या फिर वुड, या फिर कोल। ठीक है, देखो जब हम क्या करते हैं, पेपर को बर्निंग कर देते हैं, बर्निंग का मतलब होता है जला देना। जब हम पेपर को जला देते हैं या फिर लकड़ी को जला देते हैं या फिर कोल को जला देते हैं, तो क्या बनता है, कुछ नया ही बनता है। जैसे देखो लकड़ी को जलाओ तो क्या दोबारा से लकड़ी आ सकती है, जैसे हमने जला दी तो खत्म हो गई, उसकी ऐश बन गई, उस ऐश को हम दोबारा से क्या लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब लकड़ी जलाई उससे जो ऐश बनी वो एक नई चीज़ है। ठीक है, लकड़ी एक अलग चीज़ थी, जब उसको जलाया उससे जो सज्जी बन गई, ऐश बन गई, वो एक नई चीज़ है। ठीक है, तो नई चीज़ है, इसलिए हमने बोला ना कि न्यू चीज़ यहाँ बनती है, न्यू सब्सटेंस बनता है। इसी तरह जब आप पेपर होता है ना, हमारा पेपर, उसको जला दो तो क्या उस जले हुए पेपर को आप फिर से पेपर बना सकते हो, नहीं। ठीक है, नहीं बना सकते। इसका मतलब कि वो जो पेपर है, देखो अगर मैं बोलूँ पेपर को काट दो तो फिर से पेपर बन सकता है, जैसे काट दिया पेपर तो गम लगाया फिर से पेपर बन सकता है। लेकिन अगर पेपर को जला दिया तो क्या उस जले हुए पेपर से फिर पेपर बन सकता है, नहीं। तो देखो पेपर को काटना कौन सी चीज़ है, कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज। और पेपर को जला देना, तो जलाने के बाद क्या बनेगा, वहां से धुआं निकलेगा। धुआं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेपर को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब देखो जलाया पेपर को, बना कार्बन डाइऑक्साइड, निकल गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नई चीज़ बन गई ना। तो ऐसी चेंजेस जहां न्यू चीज़ बन जाए, ऐसी चेंजेस को बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस। इसकी और भी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। देखो और एग्जाम्पल लिखो, आप लिखो इस तरह आप लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ एलपीजी। जो हमारी घर में जो गैस होता है ना, सिलेंडर, उसमें एलपीजी गैस होती है, जो उसको जला दो। एक बार आपने अगर गैस जला दी तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, दोबारा नहीं आने वाली। उससे कुछ और बन के वो उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, लेकिन वो गैस दोबारा से आपके सिलेंडर में नहीं आने वाली। तो इसका मतलब ये भी कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज। इसी तरह आप और देखो, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, खाने को पका दो। देखो खाना जब एक बार पक गया
तो क्या पका हुआ खाना फिर से दूसरा बन सकता है, फिर से कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखो, सपोज जब हमने खाना पकाया तो उस टाइम वो एक अलग चीज़ थी, जब वो पक गया वो कुछ अलग किस्म का बन गया, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो केमिकल चेंजेस होती है ना, ये परमानेंट चेंजेस होती हैं। इसमें एक नई चीज़ बन जाती है। जैसे चावल पहले रखे हुए हैं एक बर्तन में, तो उसको पकाओ, ठीक है, जब पका दिए तो वो एक नई चीज़ बन गई। अब देखो, जो वो नई चीज़ है उसको आप रख दो अंदर, ठीक है, एक जगह। जो नई चीज़ क्या है, जो पके हुए चावल हैं उसको आप अंदर रख दो कहीं 10 दिन के लिए, और दूसरी साइड आप कच्चे चावलों को भी रख दो। तो वो जो पके हुए चावल है ना, वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, वहाँ उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन जो कच्चे चावल है उनमें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कच्चे चावल एक अलग चीज़ है, पकने के बाद वो एक अलग चीज़ बन गई। अलग का मतलब एक नई चीज़ बन गई, ठीक है। तो ये देखो लिखा है कुकिंग ऑफ फूड, ये भी क्या एक केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया तो वो क्या है? केमिकल चेंज, ठीक। कैसे केमिकल चेंज है? खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, वहाँ से हम फिर उसको जैसा खाना हमने खाया वैसे तो नहीं ना ले सकते, ठीक है, वो खत्म हो गया, कुछ और बन गया वहाँ से, ठीक। तो उसको भी क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। उसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड या फिर चीज़, दही बनना और पनीर बनना, ठीक है। दूध से दही बनाओ तो वो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। देखो, जब दूध से दही बनता है तो दूध एक अलग किस्म का है, दही एक अलग किस्म का होता है, तो दही नई चीज़ बन गई ना। तो इसलिए दही बनाना, जो दही होता है ना, यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का मतलब होता है दही, तो वो क्या है? एक नई चीज़ है, तो वो भी क्या है? केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ चीज़, पनीर बनाना भी एक नई चीज़ है। देखो, दूध अलग है और जब उसमें से हम पनीर बना देते हैं तो पनीर एक अलग चीज़ आती है, पनीर का अलग बेस्ड है, पनीर एक नई चीज़ है, तो इसलिए ये भी क्या है? केमिकल चेंज है, ठीक। और क्या हो सकता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग का मतलब होता है पकना। जब फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट वो पक जाते हैं, तो कच्चे फ्रूट जो होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, जब पक जाते हैं तो वो एक नई चीज़ बन जाती है, ठीक। कच्चे फ्रूट से वो बिल्कुल अलग होती है। स्टार्टिंग में फ्रूट इतने इतने होते हैं, जब दरख्त के ऊपर लगते हैं, फिर इतने मोटे हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है? केमिकल चेंज हो जाती है, ठीक। तो आप इसमें एक चीज़ लिखो, जैसे एक और एग्जांपल लिख लो, बर्स्टिंग ऑफ एन एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका धमाका हो, जिससे आवाज़ आए, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव। जैसे आपने दिवाली पे या कभी आपने बाज़ार से पटाखे लेके आए होंगे, उसको आग लगाई होगी, ऐसी धमाका हुआ होगा, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव। बर्स्टिंग का मतलब होता है फटना, किसी एक्सप्लोजिव का फटना, ठीक है। तो वो भी क्या होती है? केमिकल चेंज। क्योंकि जब वो फट जाता है उसके बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, फिर वैसा नहीं बना सकते। जब फटता है वहाँ से कुछ और निकलता है, कुछ और धुआं निकलता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या होती है? केमिकल चेंज। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखो, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड आर इरिवर्सिबल। लिखो, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड आर इरिवर्सिबल। जो केमिकल चेंजेस होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? परमानेंट चेंज हो जाती है। जैसे खाना एक बार पक गया, परमानेंट चेंज है, फिर पका हुआ खाना कच्चा नहीं हो सकता। तो ये कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स ना हो सके, जो पीछे से फिर पीछे ना आ सके, ठीक। तो ये होती है हमारी केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। तो आई होप आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मैं बोल दूँ आपसे कि ये जो मेरी टी शर्ट है इसको यहाँ से काट दो, तो कौन सी चेंज है? तो सिर्फ काटा, फिर से वो वैसी बनाई जा सकती है, जैसी है वैसी बनाई जा सकती है, काट के भी वो कपड़ा ही है, तो इसका मतलब कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज। अगर मैं बोलूँ मेरी टी शर्ट है इसको जला दो, तो जलने के बाद क्या फिर से ये रिपीट होगी? नहीं होगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कुछ नई चीज़ बन के उड़ जाएगी। तो कौन सी चेंज है? केमिकल चेंज। तो आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा। देखो एक पॉइंट और है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, इन बर्निंग ऑफ कैंडल, मतलब जब कैंडल हमारी जलती है उस टाइम क्या होता है? बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। बोथ फिजिकल एंड
केमिकल चेंज टेक प्लेस। मतलब जब हमारी कैंडल जलती है, कैंडल जब जलती है तो उसमें फिजिकल चेंज भी होती है और केमिकल चेंज दोनों होती है। यही लिखा है ना, इन बर्निंग ऑफ कैंडल, मतलब जब कैंडल जलती है तो फिजिकल चेंज भी होती है, उसमें केमिकल चेंज भी होती है, दोनों चेंजेस होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो आपने कैंडल तो देखी होगी, देखो कैंडल कैसी होती है। कैंडल को मैं यहाँ बनाता हूँ, कैंडल होती है हमारी ऐसी, ठीक है। जब हम इसको जलाते हैं ना तो आप देखो इसमें दो प्रोसेसेस हो रही हैं। यहाँ से ये जल रही है, देखो ये जल रही है, दो प्रोसेसेस होती हैं। इसमें आपको पता है ये वैक्स होता है, वैक्स, ठीक, ये इसके साथ वैक्स लगा होता है। देखो जब ये जल रही है, ये यहाँ से जल रही है, यहाँ से क्या जल रही है, तो आपको पता है किसी भी चीज़ का जलना क्या चीज़ होती है, केमिकल चेंज, ठीक। क्योंकि एक बार वो जल गई दोबारा वापस नहीं आने वाली। जो जल रही है तो जलने वाला पार्ट क्या है, केमिकल चेंज, ठीक। और आपको पता है कि जब कैंडल जलती है तो इसका जो वैक्स होता है ना, वैक्स पहले यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में होता है। देखो यहाँ वैक्स सॉलिड फॉर्म में होता है। जब ये जलती है तो आप कैंडल को ऐसे पकड़ोगे तो नीचे लिक्विड बन के ऐसे गिरेगा आपके हाथ पे, लिक्विड बन के गिरता है ना। जैसे आप कैंडल जलाओ, उसको पकड़ के रखो, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करो तो नीचे एक लिक्विड गिरता है। लिक्विड गिरने के बाद जब नीचे पड़ता है तो फिर से सॉलिड बन जाता है। तो आप देखो वो जो गिरता है वो क्या होता है, ये वैक्स होता है ना, जो वैक्स ये मेल्ट होता है। देखो ये मेल्ट होता है, ठीक। तो मेल्ट होने का मतलब क्या होता है, मेल्ट होने का मतलब होता है सॉलिड से किस में चेंज होता है, लिक्विड में। यही होता है ना मेल्ट होने का मतलब, मेल्ट होकर नीचे गिरता है, लिक्विड फॉर्म में गिरता है। तो आप देखो एक तो ये जल रहा है, जलने का मतलब यहाँ केमिकल चेंज हो रही है। दूसरा ये वैक्स मेल्ट कर रहा है, मतलब मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है। तो कौन सी चेंज है, मेल्टिंग कौन सी चेंज है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। देखो ना क्या हो रहा है, ऊपर से ऊपर सॉलिड था तो उसको जब हम जलाते हैं तो वो मेल्ट होके पिघल के नीचे गिरता है। जब वो मेल्ट होता है तो नीचे गिरता है, फिर से सॉलिड बन जाता है। तो वो कौन सी चेंज है, वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपसे, जैसे वही बर्फ़ वाली बात है, जब बर्फ़ को हम पिघलाते हैं तो क्या बनता है, पानी। तो कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज। तो इसी तरह जब ये वैक्स क्या करता है, पिघलता है, पिघल के नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद फिर से सॉलिड बन जाता है। तो वही सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, स्टेट चेंज होती है बस। तो ये फिजिकल चेंज है। तो इसीलिए लिखा है कि जब कैंडल जलती है उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होती हैं, ठीक। और इसका एक फोटो मैं आपको यहाँ साथ में लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ तक ही है आज का लेक्चर, इतना ही आज हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ जो पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार रिपीट करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ हम आगे स्टडी करेंगे इस चैप्टर की। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।